गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर थर्ड के लिए सब्जेक्ट कोड CC7 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4, जिसमें 1206 से लेकर 1550 तक के इतिहास को हमें पढ़ना है, उससे आज एक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है सल्तनत कालीन राजत्व सिद्धांत, जिसे हम किंगशिप थ्योरी ऑफ सल्तनत पीरियड भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सल्तनत काल में राजत्व के जिन सिद्धांतों की स्थापना गुलाम वंश के तुर्क सुल्तानों ने की, वही सिद्धांत मूल रूप में परिस्थितियों के अनुसार कतिपय परिवर्तन के साथ सल्तनत काल के पतन तक विद्यमान रहे। सल्तनतकालीन शासकों जैसे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक आदि ने राजत्व के सिद्धांत को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कारण सल्तनत काल के राजत्व के सिद्धांत का क्रमिक विकास हुआ। तुर्की शासन की स्थापना के उपरांत हिंदू शासक निरंतर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। इस परिस्थिति में गुलाम सुल्तानों के समक्ष यह समस्या थी कि वे अपने पूर्वजों से प्राप्त राज्य की रक्षा किस प्रकार करेंगे। इसी समस्या के समाधान हेतु उन्होंने एक अलग सिद्धांत का सहारा लिया और एक नई शासन व्यवस्था का कायम किया, जो कि राजत्व के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। तो चलिए हम एक एक करके उनको विभाजित करके अलग अलग शासक या वंश के नाम पर उनके राजत्व को देखेंगे। सबसे पहले हम गुलाम वंश के राजत्व के सिद्धांत को देखेंगे। इस्लामी राज्य का आधार गुलाम वंश के अंतर्गत सांप्रदायिक था। इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम राज्य का वास्तविक राजा ईश्वर माना जाता था तथा सुल्तान उसका प्रतिनिधि मात्र होता था, किंतु व्यवहार में यह सिद्धांत ढकोसला मात्र था। जहां तक उत्तराधिकार का प्रश्न था, तो उसके लिए ना तो कोई निश्चित नियम थे और ना ही कोई सर्वमान्य प्रणाली थी। सामान्यतया स्वर्गीय राजा के परिवार का ही कोई सदस्य निर्वाचित किया जाता था। यद्यपि स्वर्गीय सुल्तान की इच्छा ही इसका आधार होता था, किंतु व्यवहार में शक्तिशाली अमीरों की इच्छा पर ही चुनाव निर्भर करता था। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की अयोग्यता के कारण अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु रुकनुद्दीन के अत्यधिक अयोग्य होने के कारण अंततः रजिया को सिंहासन पर आरूढ़ किया गया। इसी प्रकार बलबन की इच्छा की अवहेलना कर कैकुकाबाद का सिंहासन रूढ़ होना देखा जा सकता है। सल्तनतकालीन सुल्तान ने खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ा तथा उनके नाम से सिक्के भी चलाए। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा से उपाधि पत्र एवं मान्यता प्राप्त की थी। उसने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम खुदवाया। यद्यपि गुलाम वंश के अन्य सुल्तानों ने खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं किया, किंतु फिर भी सैद्धांतिक रूप से खलीफा के प्रति सम्मान
प्रदर्शित करते रहे। सामान्य मुस्लिम जनता की यह मान्यता थी कि जिस सुल्तान को खलीफा से मान्यता प्राप्त होती है, उसका विरोध करना धर्म का विरोध करने के समान होता है। इस अंधविश्वास का लाभ सुल्तानों द्वारा निरंतर उठाया जाता रहा। इस प्रकार राजत्व की संस्था निरंतर प्रभावशाली होती चली गई तथा सुल्तानों ने निरंकुश बनने का प्रयत्न किया तथा राजपद का गौरव बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रयत्न भी किए गए। इल्तुतमिश ने शक्तिशाली सुल्तान होते हुए भी दरबारियों को महत्व प्रदान किया। रजिया को छोड़कर इल्तुतमिश के अन्य उत्तराधिकारियों के समय राजपद का गौरव कायम न रह सका। रजिया ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। राजत्व के सिद्धांतों का वास्तविक विकास बलबन के समय देखा गया। बलबन ने अपने राजत्व संबंधी विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप फारस के राजत्व से प्रेरित था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियाबते खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद है। उसने इस बात पर बल दिया कि राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। उसका मानना था कि राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। उसने दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक बताया। उसने राजा के पद को एक ऐसी संस्था का रूप दिया जिसका जनसाधारण के साथ निकट संपर्क नहीं होना चाहिए। उसका विचार था कि अगर राजत्व को जनता के निकट लाया जाए तो उसका अंत हो जाएगा। उसका मानना था कि राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि जनता की स्वामी भक्ति अपने प्रति रखें और यह तभी संभव होगा जब राजत्व का भय और राजत्व का मुख्य तत्व रहेगा। बलबन ने अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए फारस के रहन सहन की परंपराओं को अपनाया। अपने व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में उसने फारस के रीति रिवाजों का अनुकरण किया। उसने शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि जनसाधारण के मन में भय व आतंक उत्पन्न किया जा सके, जो कि राजत्व की प्रतिष्ठा का मूल तत्व थी। उसने स्वयं को शाही अफराशियाब वंश का वंशज बताया तथा उच्च कुल को राजत्व के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। बलबन का विश्वास था कि राजा का पद ईश्वर द्वारा इसलिए प्रदान किया गया है ताकि वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। इसके लिए जनता को उसका आभारी होना चाहिए। बलबन ने ईश्वर, शासक
तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। राजत्व को वह विरासत मानता था। विरासत में प्राप्त होने वाला राजत्व ही वास्तविक तथा औचित्यपूर्ण था। इस प्रकार का राजत्व क्रूर हो तब भी जनता को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु जो राजत्व विरासत में प्राप्त नहीं होगा वह अल्पकालीन होगा और जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब हमने देखा यह था दास वंश का राजत्व। अब हम खिलजी वंश के राजत्व को देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत बलबन के राजत्व से ही प्रेरित था। वह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि सुल्तान को अन्य सभी मनुष्यों से अधिक बुद्धि होती है, इसलिए उसकी इच्छा ही कानून होनी चाहिए। वह इस सिद्धांत को मानता था कि राजा का कोई स्थायी कोई संबंधी नहीं होगा और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक अथवा प्रजा होते हैं। उसने राज्य की नीति निर्धारित करने में किसी दल अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा प्रभावित ना होने का निश्चय किया। उस समय दिल्ली को दो वर्गों अमीरों एवं उलेमाओं का विशेष प्रभाव था। अलाउद्दीन ने अमीरों की शक्ति को कुचल दिया और उसने उन्हें आतंकित कर दिया तथा अपने सेवक के रूप में नियुक्त किया। उलेमाओं एवं धर्मगुरुओं के प्रभाव को अलाउद्दीन ने नकार दिया। उसने स्वयं कहा था कि मैं यह नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा विशेष अवसर के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनसे कम सैद्धांतिक राज्य असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता था। अलाउद्दीन ने अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करने के लिए खलीफा के नाम का सहारा लेना आवश्यक नहीं समझा। इन सब के बावजूद भी अलाउद्दीन ने इस्लाम को कभी नहीं त्यागा। उसने केवल धर्म को राजनीति से अलग रखा। मुस्लिम कानून में उसकी आस्था कम नहीं हुई और ना ही उसके विरुद्ध ही उसने कभी कोई कार्य किया। जब कभी मुस्लिम जनता के समर्थन अथवा सैनिक सहयोग की आवश्यकता अलाउद्दीन को महसूस होती थी, तब वह उसकी धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित कर देता था। असल में वह उतना ही अच्छा मुसलमान बना रहा जितना कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले उसके पूर्वाधिकारियों में से कोई हो सकता था। हिंदुओं के प्रति उसकी नीति दमनात्मक थी और उसकी यह नीति क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं अपितु निश्चित विचारधारा का अंग मानी जाती है। अब खिलजी के राजत्व के पश्चात हम तुगलक के राजत्व को देखेंगे। खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश की सत्ता दिल्ली
पर स्थापित हुई। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक और तत्पश्चात फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की सत्ता पे आरूढ़ हुए। फिरोज शाह तुगलक का शासन धार्मिक था। उलेमाओं का शासन पर जबरदस्त प्रभाव देखा जाता है। वह प्रत्येक मामलों में उलेमाओं से परामर्श करता था। उसने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया तथा हिंदुओं का दमन किया। उसने मंदिरों को एवं मूर्तियों को ध्वस्त किया तथा हिंदुओं से जजिया कर वसूला। फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा धर्म में उसकी गहरी आस्था थी। उसने धर्म के अनुरूप ही शासन व्यवस्था स्थापित की। फिरोज का राजत्व धर्म सापेक्ष राज्य कहलाया। उसका मानना था कि राज्य को इस्लाम धर्म के अनुसार चलाना चाहिए। उसने राज्य में निवास करने वाले हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। उसने हिंदुओं के साथ साथ गैर सुन्नी मुसलमान अर्थात शियाओं के साथ भी कठोर व्यवहार किया। फिरोज शाह तुगलक के विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं, फिरोज शाह के हृदय में खलीफा के प्रति बड़ी श्रद्धा और सम्मान था। अपनी आत्मकथा में खलीफा द्वारा उसे सुल्तान बनाने का प्रमाण पत्र दिए जाने की घटना को फिरोज ने अपने जीवन का सबसे अधिक सम्मानजनक घटना माना है। फिरोज ने खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया तथा इस्लाम के नियमानुसार राज्य का शासन संचालित किया। इस प्रकार हम विभिन्न शासकों के राजत्व सिद्धांत को देखते हैं। तत्पश्चात हम इसका निष्कर्ष करते हैं तो हम पाते हैं कि सल्तनतकालीन शासकों के राजत्व के सिद्धांत कतिपय कुछ परिवर्तनों के साथ सल्तनत काल के पतन तक व्याप्त रहे। इल्बारी सुल्तान स्वयं को खलीफा का सहयोगी मानते थे। खुतबा एवं सिक्कों पर सुल्तान के बजाय खलीफा का नाम अंकित करवाते थे। एकमात्र बलबन ने खलीफा के अस्तित्व को नकार कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बलबन स्वयं को अल्लाह का प्रतिबिंब मानता था। पैगंबर के पश्चात वह सुल्तान को सर्वस्व एवं सर्वशक्तिशाली मानता था। अलाउद्दीन का राजत्व भी बलबन के सिद्धांतों से प्रेरित था तथा समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल था। फिरोज शाह तुगलक ने धर्म के आधार पर शासन किया, जबकि अन्य तुर्क शासक दोनों को अलग अलग रखते थे, अर्थात धर्म और राजनीति को अलग अलग रखते थे। सुल्तान को देवत्व प्रदान करना तथा राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया गया। अमीर, उलेमा, राजकीय पदाधिकारी, सैनिक शक्तिशाली सुल्तान के अधीनस्थ कर्मचारी होते थे। इसी राजत्व के सिद्धांत के अनुसरण द्वारा तुर्की शासकों ने लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया।
तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि दिल्ली के शासकों ने अलग अलग राजवंशों के शासनकाल में थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ उनका राजत्व का सिद्धांत कायम रहा और इसी राजत्व के सिद्धांत के बल पर इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक भारतवर्ष पर शासन किया। तो हमें उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए बस मैं इस विषय को यहीं विराम दूंगा। मैं अगली कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।